हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग कर रहे हैं सीजीएल इंग्लिश का पेपर सॉल्व। ठीक है, तो सीजीएल में हम लोग आज 7वां पेपर करने जा रहे हैं। मतलब हुआ कि 6 पेपर हम लोग कर चुके हैं। 6 पेपर का मतलब क्या हुआ, 1 दिसंबर का चारों सेट हम लोग लगा चुके हैं और 2 दिसंबर के 2 सेट लगा चुके हैं। इसके 4 और इसके 2 सेट, 6 सेट लगा लिए हैं। आज हम लोग 2 दिसंबर का शिफ्ट 3rd करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 2 शिफ्ट इसमें हैं, 3rd और 4th हो जाएगा तो 8 सेट हो जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ तो आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। कहाँ मिलेगा ये आपको अच्छी तरह से पता है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल से जाके आप पेपर डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर आप पहले लगा चुके हैं, ऑलरेडी लगाए हैं, खाली डिस्कशन देखना है आपको कि मतलब क्या हुआ, तो ठीक है, आप डिस्कशन देख लीजिए। अगर पेपर सॉल्व करके करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। जो गलत हुए हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। और आपका ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ये ग्रामेटिकल एरर बतानी है आपको। तो इसमें दिया है कि दे विल गो टू बेड, ये लिखा, और उसके बाद लिखा टाइम दे दिया अर्ली, दे विल गो टू बेड अर्ली। ठीक है, इसमें तो कोई गलती मुझे नज़र नहीं आ रही है। दे विल गो टू बेड अर्ली, वो थोड़ा जल्दी सोने के लिए चले जाएंगे, ये सेंस है। क्योंकि आगे लिखा है दे हैव टू गेट अप एट 5, क्योंकि उनको सुबह 5 बजे उठना है, सेंस हो गया, क्योंकि लगा हुआ है, ये भी ठीक है। दे हैव टू गेट अप एट 5, उनको सुबह 5 बजे उठना है, तो ये लिखा ऑन द मॉर्निंग। एक्चुअली यही गड़बड़ हो गया, ऑन द मॉर्निंग की जगह क्या होगा, इन द मॉर्निंग होगा। ठीक है, मॉर्निंग के पहले ऑन नहीं लगता भैया, डे और डेट के पहले ऑन लगता है, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून के पहले इन लगता है, डान डस्क सनराइज सनसेट डे ब्रेक इन सब के पहले एट लगता है। ठीक है, मैंने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ाया है। ठीक है, जिनको थोड़ा डाउट हो कि किसके पहले क्या लगाते हैं, तो मैंने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ाया है, जिसमें एट ऑन इन को एक साथ, मतलब एक दिन यही हुआ ही है पूरा का पूरा, एक वीडियो है पूरा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में एट, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में ऑन और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इन। एट ऑन इन एक ही दिन, एक पूरा मतलब एक दिन में एट ऑन इन को ही डिस्कस किया था, एक दिन में सिंस फार को डिस्कस किया था। तो ऐसे ऐसे मैंने अलग अलग करके रखा हुआ है। तो एट ऑन इन वाला देख लीजिए, इसमें पार्ट्स ऑफ डे के पहले मैंने बताया है कि किसके किसके पहले एट लगता है, किसके किस पहले ऑन लगता है, किसके किसके पहले इन लगता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी अलग, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं, पार्ट्स ऑफ डे, मतलब एक दिन के जो हिस्से होते हैं सुबह दोपहर शाम, उनमें किसके पहले लगता है एट, किसके पहले ऑन, किसके पहले इन, एकदम से क्लियर बताया हुआ है। अगर थोड़ा भी डाउट हो तो वो देख लीजिए, आप बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो, मुझके 20-25 मिनट 30 मिनट का वीडियो होगा, देख लीजिएगा। अगर डाउट हो तो, नहीं क्लियर हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया इसमें, ये 3rd वाला हो गया। कहाँ, यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है। एक चीज़ और आप सावधानी रखिएगा, सीरियल का पेपर है भैया, आंसर सीरियल में मिल जाए ये ज़रूरी नहीं हुआ। दे विल गो टू बेड फर्स्ट हो गया, अर्ली इन द मॉर्निंग सेकंड हो गया, ये हो गया 3rd। ठीक है, लेकिन ऊपर वाले क्रम में नीचे नहीं मिल रहा है। यहाँ देखो ऑन द मॉर्निंग क्या है 4th नंबर पे, और यहाँ ऑप्शन में किस में है, वो 3rd नंबर पे है। तो ऊपर से यहाँ से सॉल्व करके आप 3rd 4th मत मारिएगा, यहाँ से सॉल्व करके आप 3rd 4th, यहाँ से एरर पता लगा लीजिए, और यहाँ ऑप्शन 3rd 4th 5th कौन सा होगा वो नीचे से देखिएगा। तो ये यहाँ आया तो था 4th नंबर पे, लेकिन आंसर कौन सा हो गया है, 3rd नंबर पे आ गया है। ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक ना होने पाए, नहीं तो पता लगा सारा किया धरा बेकार हो जाएगा, जितनी मेहनत की वो सब सारा गुड़ डैश 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 हो जाएगा। समझ गए, आगे करते हैं अगला क्वेश्चन आज। तो ये क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। चलो बताओ क्या होगा। दिया हुआ है कि एडजस्ट या मेक राइट, किसी चीज़ को एडजस्ट करना है या उसको मेक राइट का मतलब ठीक कर देना है, या करेक्ट कर देना है, या अमेंड कर देना है। अमेंड का मतलब होता है ना उस चीज़ में सुधार कर देना। करीब सारी बातें तो एक ही हैं जो लिखी हुई हैं। अमेंड मतलब सुधार करना, करेक्ट मतलब सुधार करना, मेक राइट का मतलब उसको ठीक कर देना या एडजस्ट कर देना। तो कोई चीज़ है जिसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, उस गड़बड़ी को, जैसे मान लो कोई किताब छपी या कुछ लिखा आपने वहाँ कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, तो उसको जो गड़बड़ी हो गई उसको एडजस्ट कर दे रहे हैं, उसको राइट कर दे रहे हैं, या उसको करेक्ट कर दे रहे हैं, अमेंड कर दे रहे हैं, तो उसको एक वर्ड में क्या कहोगे आप, तो रेक्टिफाई कहेंगे इसको। ठीक है, क्या करना होता है, रेक्टिफाई करना। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में संशोधन कर देना या सुधार कर देना, यही होता है रेक्टिफाई। रिक्रिएट करना क्या होता है, रिक्रिएट का मतलब होता है ना, जैसे आप थक वक गए हैं, कहीं गए, चाय वाय पी लिए, थोड़ा सा मनोरंजन वगैरह के लिए, मतलब कुछ समोसा खाए, चाय पिए, थोड़ा रिक्रिएशन हो गया, या हाथ मुँह धो लिए, नहा लिए, तो थोड़ा सा रिक्रिएट हो गए, मतलब थोड़ी सी फिर से एनर्जी आ जाती है थके होने के बाद, जो हम लोग ये सब करते हैं तो रिक्रिएट हो जाता है। रिकर्स है, रिकर्स का क्या मतलब होगा, रिकर्स का मतलब होता है ना भैया सपोर्ट देना, सहारा देना किसी को, ये हो गया आपका
सपोर्ट करना या सहारा दे रहा किसना। रिक्रूट मतलब क्या होता है, रिक्रूट मतलब होता है ना भर्ती करना, ठीक है, सेना में भर्ती आती है तो रिक्रूटमेंट होता है। क्लियर। तो ये सारे के सारे ऑप्शन अलग अलग मीनिंग के हैं, मैंने आपको एक बता दिया है, समराइज कर देते हैं। रिक्रिएट का मतलब क्या हुआ, थकने के बाद जो चाय पानी पीते हैं रिक्रिएशन हो जाता है। रिकर्स मतलब सहारा देना होता है। रिक्रूटमेंट में भर्ती करना होता है। रेक्टिफाई मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जो गलत है उसको सही कर देना, सुधार देना। तो आपका आंसर कौन सा होगा, 1 वाला होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है आपको। यहाँ क्वेश्चन में देखो ये डायरेक्ट नरेशन में कुछ लिखा हुआ है, इसकी इनडायरेक्ट बनानी है। तो चलो यहीं पे हम लोग बना के कोशिश करते हैं क्या होगा। ये सी सेड लिखा है तो सी सेड ही रहेगा, क्योंकि लिसनर दिया नहीं है तो टोल्ड होगा नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, अब ये सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा। सी मस्ट लीव ऑल द बैड हैबिट्स, उसको अपनी सारी बैड हैबिट्स छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, तो एक सेंटेंस है, सीधे सीधी सी बात कही गई है, स्टेटमेंट है, दैट लगेगा। तो देखो सब में, यहाँ से यहाँ तक में सब में क्या लगा हुआ है, सी सेड दैट, सी सेड दैट, तो यहाँ तो कोई मिस्टेक होनी नहीं है। इसके आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस वाले में देखो दैट लगा नहीं है, गलत हो गया। तीसरा वाला गलत हो गया, दैट नहीं लगा है, तो थर्ड का ऑप्शन तो हम लोग निकाल दिए। अब 2 बच रहे हैं। अब यहाँ जाओ, सी मस्ट लीव ऑल द बैड हैबिट्स, सी चेंज नहीं होना है, मस्ट को क्या हो जाएगा, उसको तुरंत वो सारे काम करने पड़ेंगे ना, उसको अपनी आदतें छोड़नी पड़ेंगी, तुरंत की तुरंत छोड़नी पड़ेंगी। तो मस्ट का हम लोग पास्ट में जब चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग पास्ट में हो, तो मस्ट को हम लोग जनरली किस में चेंज कर लेते हैं, हैड टू में। ठीक है, अगर ये कोई मॉरल ट्रूथ होता, या ये कह सकते हो कि कोई नेसेसिटी मतलब क्या हुआ, ड्यूटी टाइप में होती। ठीक है, कोई ड्यूटी टाइप में होती है, या यूनिवर्सल नेचर क्या होता, या कोई यूनिवर्सल नेचर की एडवाइस दी जाए, जिसे हम लोग ये कहते हैं ना कि वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। तो ये सेंटेंस एक दिन का नहीं है, एक साल का नहीं है, ऑलवेज का सेंटेंस है और एवरीबडी का सेंटेंस है। दुनिया के हर आदमी के लिए लागू होता है, चाहे इंडिया का हो, चाहे अमेरिका का, दुनिया का किसी देश का हो, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए। तो ये एक यूनिवर्सल अपील लिए हुए सेंटेंस है, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ऐसे में मस्ट का मस्ट ही रहता है। अगर वो एक बार के लिए कहा जा रहा है कि अभी आपको हमें ये काम करना पड़ेगा, जैसे हम ये कहते हैं कि आई मस्ट सबमिट माई फ़ी, मुझे अपनी फ़ीस देनी पड़ेगी, तो आई मस्ट सबमिट माई फ़ी में मुझे अभी ये काम करना पड़ेगा, ये एक बार के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग मस्ट का हैड टू कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा, सी मस्ट लीव ऑल बैड हैबिट्स, तो वो तुरंत के लिए कहा जा रहा है ना, ये चीज़ एक आदमी के लिए कहा रहा है, सी के लिए कहा जा रहा है, सबके लिए थोड़े नहीं कहा जा रहा है। तो ये स्पेसिफिक सेंस में, इसमें सी का है, ये मस्ट का हैड टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा सी हैड टू लीव ऑल द बैड हैबिट्स, ये सेंटेंस हमको एकदम करेक्ट लग रहा है। दूसरा देख लेते हैं, सी मस्ट हैव है, तो मस्ट के साथ हैव क्यों आ गया, जब यहाँ पे हैव दिया नहीं है, तो यहाँ पे हैव कैसे आ जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये हैज़ टू, भैया हैज़ टू तो नहीं होगा ना, इसका हैड टू होता, पास्ट में चला जाता, यहाँ सेट दिया हुआ, वैसे भी ये गलत है। आगे यहाँ कोड लगा दिया, मस्ट का कोड चेंज होके नहीं आता भाई, मस्ट का मस्ट ही रहेगा या हैड टू हो जाएगा, 2 चांस हैं। ठीक है, और ये दूसरा वाला गलत ही होगा हैव लगने के नाते, तीसरा वाला ऑलरेडी गलत था, चौथा वाला कोड लगने के नाते गलत हुआ। हमारे पास एक ऑप्शन बच रहा है फर्स्ट वाला, वही लगा दो। ठीक, आगे बढ़े चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वही 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। सेंटेंस पढ़ के देखो, हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ वंस अपीयरेंस, एबिलिटीज और वर्थ, मतलब शो करना, दिखावा करना, बहुत एक्सेसिवली हाई ओपिनियन मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के क्या दिखाना, अपना अपीयरेंस, अपने अपीयरेंस मतलब थोड़ा, मतलब जैसे कुछ होता है दिखावा करते हैं, थोड़ा मतलब अलग ही ढंग से रहते हैं। अपनी एबिलिटीज़ का या अपनी वर्थ का, अपने धन संपत्ति का कुछ मतलब दिखावा टाइप का, बड़ा मतलब शो ऑफ टाइप का करना, तो उसको क्या कहते हैं, वेन। वेन का मतलब जानते हो, ये एक तरह से अहंकार, दिखावा वाला अहंकार होता है, तो वेन होता है ये। तो ये पहला वाला ठीक है। डोमिनियरिंग, डोमिनियरिंग का मतलब क्या होता है, कहीं पर जैसे हावी हुआ, प्रभावी हो जाना कहीं पर, ये हावी होने के लिए लगता है, ये सुटेबल है नहीं। ओटियोज का मतलब समझ रहे हो ना, ओटियोज का मतलब होता है निकम्मा। निकम्मा समझ रहे हैं, कोई आदमी निकम्मा हो, वर्थलेस, मतलब ब्लैक शीप कहते हैं इसको, जो किसी काम का आदमी नहीं होता, उसको हम लोग ओटियोज या ब्लैक शीप कहा करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल वो लेना चाहो, एक इडियम है ब्लैक शीप, देखो स्पेलिंग गलत हो, सी के हो जाएगा, SHEEP, ब्लैक शीप, निकम्मा आदमी होता है। ठीक है, काली भेड़।
सुपीरियर समझ ही रहे हो। तो इसमें जिसके अंदर अपने धन संपत्ति या इन सब चीज़ों का, पहनावे ओढ़ावे का, कपड़े वपड़े का, दौलत वौलत का या खूबसूरती का या ज्ञान का घमंड होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेन कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि एक्टिव फॉर्म, ठीक है, करेक्ट एक्टिव फॉर्म, मतलब सेंटेंस पैसिव में है, उसको एक्टिव में बनाना होगा आपको। तो वाज लगा हुआ है, तो वाज लगा हुआ है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, कहीं बीइंग वगैरह नहीं लिखा है। तो आप एक बात बताओ कि जब हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म एक्टिव में रखते हैं या फिर डिड होता है, ठीक ना, सेकेंड फॉर्म या डिड होता है, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है? वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। ठीक, ये बात क्लियर है। अगर आपको एक्टिव वॉइस में वाज के साथ थर्ड फॉर्म मिल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इंटरोगेटिव में क्या चाहिए? ठीक है, एक्टिव वॉइस इंटरोगेटिव होगा। देख लीजिएगा, सब में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, ये देखो क्वेश्चन मार्क लगे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव होगा। पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव मतलब हमें शुरू में क्या मिलना चाहिए? डिड मिलना चाहिए। तो डिड मिलना चाहिए, तो पहले तो ये वाज और डज गए काम से। अब आपके पास कितना बचा है? 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, इन दोनों ऑप्शन में आ जाओ। तो यहाँ डिड के साथ गेव लगा हुआ है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म नहीं आती है, तो ये भी कट गया। 3 ऑप्शन आपके कट गए। अब आपके पास एक ऑप्शन ही बचा हुआ है जिसके होने की चांसेस है। अब वही चांसेस क्या, एक तो होगा ही होगा ना। ठीक है, ये हो गया, तो थर्ड वाला हो गया। ठीक, आप लोग सबसे पहले, मैं बार बार कहता हूँ, अब ऑप्शंस को काटना सीखिए ना, कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, गलत गलत काट दीजिए, एकदम 100% प्योर आपके सामने बचेगा, जो ओनली करेक्ट ही होगा, करेक्ट के सिवा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ लें। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग अब 6 पर। ठीक है, कुछ तो क्वेश्चन नंबर 6 रहा ये। पूछ रहे हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, किसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है? तो बिलीफ तो सही लग रही है, सही लग क्या रही है ही है। बीनीथ में गड़बड़ी हो गई, क्योंकि BEN होगा, EATH होगा। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गई आपकी, इसी की इनकरेक्ट है स्पेलिंग। बेली, BELLY, बेली पेट के लिए कहते हैं। बेलो का मतलब क्या होता है? बेलो कभी देखा होगा गाय भैंस को बोलते हुए, जब गाय भैंस जब खेत से घास चर के आ रही होती हैं तो रंभाती हैं, उसी रंभाने को, गायों का रंभाना, उसी को कहते हैं बेलो। ठीक है, सुना होगा, नहीं तो यूट्यूब पे डालो ना बेलोइंग ऑफ काऊ, तो सुनाई दे जाएगी आवाज़ आपको। आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, डाल के देख लेना व्हाट इज़ बेलोइंग। समझ में आ गया? तो आंसर क्या हो गया आपका? 2 वाला होगा, क्योंकि यही वाली स्पेलिंग गलत है। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 ही किए थे कि नहीं? ठीक है, नहीं, एक छूट गया था 6 के बाद, तो ये 7 है भाई, छूट गया था वो। चलो, तो इसमें आ जाओ, स्पेलिंग नॉस्टैल्जिक, इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फिर से बताया है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में कौन सा होगा? नॉस्टैल्जिक, तो ठीक तो है, नॉस्टैल्जिक, कोई गड़बड़ी तो नज़र नहीं आ रही है। NOSTALGIC, हाँ एकदम से करेक्ट है। नॉस्टैल्जिक का मतलब जानते क्या होता है? नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है जब आपको आपके घर की याद आती है या बचपन की याद आती है। सपोज अपने गांव से निकल कर के आप कहीं किसी शहर में पढ़ने के लिए गए हैं और वहाँ पे कुछ दिन रह रहे हैं, तो मम्मी को छोड़कर, अगर आप पहली बार निकले हैं मम्मी पापा को छोड़कर, तो आपको घर की याद आएगी। तो जब आपको घर की याद आती है तो उसी को कहते हैं नॉस्टैल्जिया फीलिंग, आप नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। होम सिकनेस कहते हैं, इसका दूसरा वर्ड है होम सिकनेस। ठीक है, या आप जब आप अब इस समय जब आप तैयारी कर रहे हैं, इस समय जब आपको प्राइमरी स्कूल की याद आती होगी, जूनियर स्कूल की याद आती होगी, तो वो भी नॉस्टैल्जिक होना कहा जाता है। ठीक है, तो क्लियर अच्छे से समझ लेना इस वर्ड की क्या मीनिंग होती है। एवेरिशियस का मतलब लालची होता है, तो इसमें जो स्पेलिंग होती है ना, यहाँ पे CUO जो लिखा है ना, CIUOS, वो एक्चुअली जानते हो क्या होता है? AVI, नहीं सॉरी गड़बड़ हो गया, AVA होगा, AVA हो गया, अवे हो गया, उसके बाद RI होगा, फिर CI होगा। यहाँ तक तो इसमें भी ठीक लिखा है। अब लास्ट में जो UOS लिखा है वहाँ पे होगा O पहले होगा, U होगा, फिर S होगा, यही वाली गड़बड़ी है। OUS होना चाहिए जो ये लास्ट में दिया हुआ है। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया, यही वाली गड़बड़ है। ठीक है, तो यहाँ तो ये तो होगा नहीं, मैंने उसको टिक मार दिया था। हेगीमोनी एक वर्ड दिया है ना, हेगीमोनी। हेगीमोनी का मतलब जानते क्या होता है? ये होता है लीडरशिप। ठीक है, नायकत्व तो कहते हो ना इसको, हिंदी रहने दो, अंग्रेजी भी ठीक है, इसमें लीडरशिप है। क्लीमेंसी का मतलब क्या होता है? मर्सी, दया। ठीक है, क्या हो गया? मर्सी या दया। इतने पे आ जाओ भैया, गलत हो रहा है। ठीक है,
तो मीनिंग मैंने सारे वर्ड्स की बता दी और आंसर भी आपको पता चल ही गया है कि कौन सा होना चाहिए। आंसर होना चाहिए आपका 2 वाला, एवेरिशियस की स्पेलिंग गलत है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर भाई। एंटोनियम बताना है। किसका एंटोनियम बताना है? ये जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है इसका एंटोनियम बताना है। ठीक है, आ जाओ। रिगार्डलेस ऑफ देयर डाइवर्सिटी लिखा है ऑल फ्लावर्स हैव अ यूनिफॉर्म फंक्शन, द रिप्रोडक्शन ऑफ द स्पीसीज थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ सीड। ठीक है, मतलब जो फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, डाइवर्सिटी किसी भी तरह का फूल हो, किसी भी किस्म का फूल हो, ठीक, लेकिन एक यूनिफॉर्म काम होता है। पूरी दुनिया में फ्लावर का एक काम यूनिफॉर्मली होता है, वो है कि रिप्रोडक्शन करना। मतलब किसके जरिए? सीड को प्रोड्यूस करके, बीज पैदा करके। फूल नहीं होंगे तो बीज कहाँ से होंगे? मतलब फूलों में बीज होता है और उन बीजों से फिर नए पौधे आते हैं, यही इनका मेन काम होता है। अब आपको जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट दिया है वो कौन सा है? डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब इन्होंने कहा रिगार्डलेस ऑफ देयर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विविधता। क्या होता है? विविधता। विविधता का मतलब क्या हुआ? भिन्नता। कितना हम लिखेंगे जी हिंदी में? ठीक है, इसको आप कह सकते हो डाइवर्सिटी का वेरियसनेस। ठीक है, वैरायटी कह सकते हो, भिन्न भिन्न तरह के होते हैं। फूल बहुत तरह के होते हैं, भिन्न भिन्न तरह के होते हैं। तो इस डाइवर्सिटी का अपोजिट क्या होगा? डाइवर्सिटी का अपोजिट क्या हो गया? यूनिटी हो गया। ठीक है ना, यूनिटी या यूनिफॉर्मिटी, यूनियननेस हो गया, एक जैसा सब कुछ हो जाएगा। तो ये देखते हैं इन ऑप्शंस में से कौन सा हो सकता है। यहाँ पहला ऑप्शन दिया है मेलांकोली। मेलांकोली का मतलब क्या होता है? उदासी। तो अब विविधता का अपोजिट उदासी तो नहीं होगा। ठीक है, काटो। यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक रूपता, सब के सब एक जैसे दिख रहे हैं। जैसे स्कूल में ड्रेस लग जाता है तो सब यूनिफॉर्म हो जाते हैं। तो यूनिफॉर्म क्यों पहनाया जाता है? यूनिफॉर्म का मतलब सब एक जैसे दिखें। तो यूनिफॉर्मिटी क्या हो गई? एक रूपता हो गई। तो विविधता का अपोजिट एक रूपता हो जाएगा। ये हमारा एक्सपेक्टेड आंसर है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बैलेंस, संतुलन। ठीक है, पहले मैं लिख दे रहा हूँ संतुलन, या आप ऐसे कह सकते हो उसको बैलेंस। ठीक है, अंग्रेजी वाला बाद में याद आया। एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। ठीक है, समानता, ये होती है सिमिलैरिटी। एफिनिटी हो गई। ठीक है, आंसर कौन सा हुआ? यूनिफॉर्मिटी हो गई। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है जी? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये इतने पार्ट के लिए इन्होंने कहा कि इतने पार्ट में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही एरर हो गया। ठीक है ना, ये एरर है। तो इन्होंने कहा कि और ऑफिस, आगे लिखा इज इन द सेकेंड फ्लोर ऑफ द स्काई स्क्रैपर। ये स्काई स्क्रैपर क्या होता है? बहुत ऊंची ऊंची इमारतें जो होती हैं उनको स्काई स्क्रैपर कहा जाता है। बुर्ज खलीफा ऐसे ही समझ लो, ऐसे ही बुर्ज खलीफा था, एक बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, यहाँ पे होगा वही। तो इन्होंने कहा कि जो हमारा ऑफिस है वो सेकेंड फ्लोर पर है, एक स्काई स्क्रैपर है उसके सेकेंड फ्लोर पर है। तो अब ये बताओ कि सेकेंड फ्लोर पर होगा कि सेकेंड फ्लोर में होगा? फ्लोर तो ऐसा होगा, ऑफिस यहाँ पर होगा, तो सेकेंड फ्लोर पर होगा। क्या होगा ये? ऑन द फ्लोर होता है ना, इन द फ्लोर नहीं होता। ठीक है, तो गलती क्या होगी? फॉर नहीं होगा, विद नहीं होगा, एट नहीं होगा, क्या होगा? ऑन द फ्लोर होगा, चौथा होगा। और ये इन गलत हो गया कि फ्लोर में नहीं होगा ऑफिस, फ्लोर पर होगा ऑफिस। ठीक है, ये भी वही प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, एट, ऑन, इन, पढ़ाया हूँ, देख लो। ठीक, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में साइनोनिम बताना है किसका? मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ इतनी बड़ी है, ठीक, इतनी बड़ी है। आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं, नहीं होता है ऐसे, ऐसे होता है, इसमें ऐसे शीशा लगा होता है, तो इससे देखते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से। तो ये जो ये इतना बड़ा है, जो ये इतना बड़ा दिखाई देने लगेगा, तो वो क्या करता है? इसको, इसका साइज जो होता है उसको बड़ा कर देता है, तो बड़ा करके दिखाता है किसी चीज़ को, मैग्नीफाई करना। तो मैग्नीफाई करने में हो गया बड़ा करना, बड़ा करना। अब आ जाओ ऑप्शन में, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन लग जाएगा साइज को बड़ा कर देने में।
अंडर इम्फेसिस, अंडर इम्फेसिस मतलब क्या होता है, ये तो कम कर देगा ना, कम कर देगा तो ये नहीं होगा। एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ इतनी है उसको इतना कर दो, एक्सपेंड हो गया, तो एक्सपेंड किया ना इसको, हाँ तो ये हो सकता है हमारा आंसर, मैग्नीफाई का एक्सपेंड। मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब क्या हुआ, बड़े को छोटा कर देना। और मैग्नेनिमस, अब तुम सोचोगे मैग्नेनिमस है तो बड़ा होगा, नहीं, मैग्नेनिमस का मतलब होता है दया, ठीक है ना, जेनरसिटी, उदारता कहते हैं इसको, अंग्रेजी में ही लिखो, काम आएगा ना दूसरे दिन, उदारता तो काम आएगी नहीं जेनरसिटी ये होता है उदारता, लीनियंसी होता है ना, थोड़ा नरम दिल लोग होते हैं। दया से मिलता जुलता वर्ड है ना, काइंडनेस, या हाँ काइंडनेस लगा सकते हो, मैग्नेनिमस का कभी ज़रूरत पड़े तो काइंडनेस यूज कर सकते हो। तो ठीक है, ये खैर मीनिंग मैंने बता दी, ये यूज में तो नहीं आएंगे। यूज में कौन सा आएगा, यही एक्सपेंड आएगा, क्योंकि मैग्नीफाई बड़ा करने के लिए यूज़ किया जाता है, एक्सपेंड भी बड़ा करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। किसका चेंज करना है, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, तो लाफ के बाद एट लगा हुआ है, याद रखिएगा, लाफ्ड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, प्लस इसके साथ एट लगाना है, ठीक है। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, तो अभी तो बताए थे वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, तो पहले आप वाज वर्ब ढूंढो, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म हमें लगानी है। तो यहाँ वर्ब लगा हुआ है, इस वाले में वर्ब लगा ही नहीं, वाज वर्ब लगा ही नहीं, गलत हो गया। यहाँ वाज लाफ्ड लिखा हुआ है, यहाँ वर लाफिंग लिखा है, आईएनजी फॉर्म दे दी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखो वर्ब के साथ बीइंग लाफ्ड लगा दिया, तो कंटिन्यूअस थोड़े ना यार, ये जब लिखा होता आर वर लाफिंग, ऑल हिज फ्रेंड्स वर लाफिंग, तब तो बीइंग लगाते, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए हमको, तो ये बीइंग होगा नहीं, इनको काट दिया, ठीक है। और ये वर लाफिंग तो एक्टिव वॉइस में हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, एक्टिव वॉइस हमें चाहिए नहीं, पैसिव वॉइस चाहिए थी। तो क्या होगा, हिम को पहले ले गए, ही वॉज लव्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स, तो थर्ड वाला आंसर होगा, ठीक हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक। तो 12 में क्या करना है हमको, देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, किसका, वन हु हैज़ द एबिलिटी टू डू मेनी डिफरेंट थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कई सारे काम उतनी ही अच्छे ढंग से कर सकता है, ठीक। तो क्या होगा उसको, वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब होता है ना मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड, इसी की तो हमें ज़रूरत थी ना अपने ऑप्शन के रूप में, बहुमुखी प्रतिभा का धनी, वर्सेटाइल, तो ये आपका आंसर हो गया। स्पेशलिस्ट जानते क्या होता है, एक काम में एक्सपर्ट होता है, बहुत सारे कामों में नहीं, स्पेशलिस्ट एक काम में एक्सपर्ट होता है, उसको कहते हैं। एडॉप्टेबल का मतलब होता है जिसको अपनाया जा सकता है, जिसका अनुकूलन किया जा सकता है। एक्सपर्ट का मतलब, एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट एक ही चीज़ होती है, अपने एक काम में एक्सपर्ट होगा, ठीक है। तो स्पेशलिस्ट क्यों नहीं होगा, वर्सेटाइल क्यों होगा, ये क्लियर समझ में आ गया ना कारण। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फिलर है। अब फिलर किसका, इन्होंने कहा कि ये जो सेंटेंस पढ़ो पहले तो आता है, वन मस्ट लर्न टू, वन मस्ट लर्न टू, हमें सीखना चाहिए क्या, डैश अलाइन बिटवीन वंस प्राइवेट एंड प्रोफेशनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी प्राइवेट लाइफ, मतलब ऑफिस को घर मत ले आओ, घर को ऑफिस मत ले आओ, ऑफिस के लोगों से घर की बातें नहीं बतानी है, घर में ऑफिस की चर्चा नहीं करनी है, थोड़ी बहुत नॉर्मल करो, वरना दोनों ही जिंदगियों को अलग अलग रखो, दूर दूर रखो, ठीक है। तो हमें दोनों जिंदगियां, प्रोफेशनल लाइफ और प्राइवेट लाइफ, घर की लाइफ के दोनों के बीच में एक लाइन क्या किया जाएगा, तो लाइन क्या करोगे, लाइन गेट की जाती है कि कैच की जाती है कि ब्रिंग की जाती है कि ड्रॉ की जाती है, तो ड्रॉ की जाती है। ड्रा अ लाइन, एक लाइन खींच लो, एक लिमिट डिसाइड कर लो। ड्रा लाइन का मतलब क्या हुआ, एक लिमिट डिसाइड कर लो अपनी, ठीक है। तो ये तीनों नहीं होगी, क्या लगेगा, ड्रा अ लाइन, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, साइनोनियम बताना है। किसका साइनोनियम बताना है, डेलिबरेट का। डेलिबरेट का मतलब क्या होता है, जानबूझकर, ठीक है, जानबूझकर, मतलब हो गया नोइंगली, क्या होगा ये, नोइंगली होगा, वेल प्लान्ड होगा, ठीक है ना। तो हेस्टी का मतलब क्या हुआ, हेस्टी मतलब जल्दबाजी में, तो ये नहीं होगा, जल्दबाजी में जानबूझकर नहीं होगा, तो जल्दबाजी में कोई चीज़ हो जाती है अनजाने में होगी। प्लान्ड, प्लान्ड का मतलब सुनियोजित, सुनियोजित होगा तो यही होगा जानबूझकर, ठीक है, वो एकदम प्लान करके।
साइनोनियम बताना भी था तो डेलिबरेट का क्या हो गया, एकदम वेल प्लान्ड हो गया जानबूझकर। ठीक है, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन मार दो आप। ठीक, कैजुअल एक दिन और आया था। कैजुअल का मतलब होता है ऐसे ही जो हमारी रोज़मर्रा के लाइफ में हुआ करता है। ठीक है, तो वो प्लान्ड नहीं होगा, कैजुअल जो होगा वो प्लान्ड नहीं होगा। कैजुअल मतलब यूं ही होता है। ठीक है, और रश्ड का मतलब क्या हुआ, एकदम भागम भाग दौड़ के, आकस्मिक दौड़ के हो गया ये काम, तो ये नहीं होगा। फिर एक आपका ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, 2 वाला होगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, सेंटेंस को ऑर्डर में करना है। ठीक है, ऑर्डर में करना है। ये देखो लिखा है देयर आर, तो इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद हमें प्लूरल नाउन लगाना पड़ेगा। भैया क्यों लगाना पड़ेगा, ये तो आप समझ ही रहे होंगे ना। देयर के बाद आर लगा हुआ है तो आर के बाद तो प्लूरल नाउन चाहिए ना। जैसे हम कहते हैं एक राजा था, देयर वाज अ किंग, देयर एक बाग है, देयर इज अ गार्डन। और कहें कि बच्चे हैं तो क्या होगा, देयर आर मेनी चिल्ड्रन। ठीक है, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं तो देयर आर मेनी ट्रीज, देयर आर के बाद मेनी ट्रीज। ठीक है, एक पेड़ है, देयर इज अ ट्री, तो देयर के बाद आर लगा तो आपको प्लूरल नाउन लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ गए। चलो, तो एक प्लूरल नाउन ये है, देयर आर रिपोर्ट्स। ठीक है, यहाँ देयर आर टू प्रिपेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट नहीं होगा। देयर आर नॉन फूड रिटेलर्स, ये मिल गया आपको प्लूरल नाउन वाला, नॉन फूड रिटेलर्स हो गए, 2 ऑप्शन बचे। देयर आर गेट एनफ, ये होना नहीं है। ठीक, स्टार्टर से हम पहले पकड़ा रहे हैं, स्टार्टर वाला। ठीक है, तो ये हो नहीं सकता। अब आ जाओ कि इसमें देयर आर रिपोर्ट्स वाला होगा या फिर देयर आर नॉन फूड रिटेलर्स होगा। तो पहले देख लो, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं देयर आर फिर नॉन फूड रिटेलर्स आर, अरे वह कितना आर लगाओगे, देयर आर नॉन फूड रिटेलर्स आर, या तो नॉन फूड रिटेलर्स को देयर आर का ऑब्जेक्ट बनाओ या फिर आर स्ट्रगलिंग का सब्जेक्ट बनाओ। तो ये आर स्ट्रगलिंग, ये जो आर स्ट्रगलिंग लिखा है ये वर्ब है और नॉन फूड रिटेलर्स क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो देयर आर का ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता वो, तो फिलहाल ये आर वाला भी कट गया, इससे भी नहीं शुरू होगा। तो क्या होगा, पी से केवल शुरू कर सकते हो। ऑप्शन देख लो, पी से ये शुरू हो रहा नहीं, पी से ये शुरू हो रहा नहीं, पी से ये शुरू हो रहा नहीं, पी से ये शुरू हो रहा, यस यस यही होगा। ठीक, खत्म कहानी, आगे बढ़ो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कह रहे हैं कि करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, देखो किसमें प्रीपोजिशन का करेक्ट यूज हुआ है। इट हैज बीन रनिंग, इट हैज बीन रनिंग, इट हैज बीन रनिंग, इट हैज बीन रनिंग, कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब लिखा है मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या होता है, मॉर्निंग होता है पॉइंट ऑफ टाइम। तो इट हैज बीन रनिंग, उसके बाद परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फ्रॉम तो लगता नहीं, बाय तो लगता नहीं, टिल तो लगता नहीं। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में 2 ही प्रीपोजिशन लगते हैं, या तो सिंस लगता है या फिर फॉर लगता है। तो फॉर इसमें कहीं दिया ही नहीं है, दिया होता तो लगता भी नहीं, फिर कौन सा लगेगा, सिंस। अभी थोड़ी देर पहले मैं फिर प्रीपोजिशन की बात कर रहा था, तब मैंने बताया था कि मैंने टाइम वाले प्रीपोजिशन अलग से पढ़ाए, इसमें एट ऑन इन को अलग पढ़ाया है, सिंस फॉर को अलग पढ़ाया है, देखना हो तो देख लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में साइनोनियम बताना है। किसका बताना है, ये अंडरलाइन किया हुआ है एक सेंटेंस में, तो पहले सेंटेंस पढ़ो फिर यहाँ आते हैं। सेंटेंस पढ़ के देखो, विजिटिंग अ बुक फेयर, अगर आप कोई बुक फेयर देख के आते हैं, पुस्तक मेला देख के आते हैं, तो ये क्या करेगा कि फिर ऑलवेज फिल्स माय हार्ट विद अ ग्रेट सेटिस्फैक्शन। तो ये हमारे हार्ट को, हमारे दिल को एक बड़ी तसल्ली, बड़ी ही संतुष्टि से भर देता है। तो इसी सेटिस्फैक्शन का साइनोनियम बताना है। तो रिफ्रेशमेंट होगा, रिफ्रेशमेंट यार कुछ खाने पीने पे मिलता है ना, कहीं गए हो, थक गए हो, समोसा खाए, चाय पिए। अब बच्चे लोग कह रहे होंगे ना कि बहुत समोसा चाय हो रहा है आज वर्ड ही वैसे आ रहे हैं, तो हम क्या करें यार, समोसा चाय समोसा चाय। स्टूडेंट लाइफ में, तुम्हारे लायक ही बता रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में समोसा चाय ही तो रिफ्रेशमेंट होता है। ठीक है, तो ये रिफ्रेशमेंट यहाँ नहीं होगा। जब पुस्तक मेला देख के आते हैं तो आप रिफ्रेशमेंट होके थोड़े ना आते हैं, तो कुछ खा पी के आएंगे ना, तब आएगा। ठीक है, कंटेंटमेंट होता है, ये संतुष्टि होती है, वेरी गुड, यही होगा। कंटेंटमेंट का मतलब क्या होगा, संतुष्टि। तो इसी की तो ज़रूरत है ना उसमें, ये संतुष्टि मिलती है, तो आपको ये वाला आंसर हो गया।
ब्लिस का मतलब क्या होता है? सुख मिलता है। होता तो यह है, लेकिन अब यहाँ जिन्होंने दिया था ना क्वेश्चन सेटिस्फैक्शन, तो हमें सेटिस्फैक्शन वाला ही वर्ड यूज करना चाहिए था, संतुष्टि। ठीक है, प्राइड मतलब गर्व होता है, ये लगेगा नहीं। समझ गए ना? कंटेंटमेंट आपका आंसर हो गया 2 वाला। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 18 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है? खाली जगह भरना है भाई। ठीक है, तो खाली जगह भरो। कैसे भरोगे? पढ़ोगे तब ना। पढ़ो। लिखा है कि बी इट अ चाट। देख फिर आई ना खाने वाली बात, फिर खाने वाली बात है। देखो उधर वो घंटी टन टन बज रही है ना, वो कौन सा है? कुल्फी वाला आ गया है। ठीक, तो बी इट अ चाट, चाहे चॉट हो या फिर रिफ्रेशिंग लेमनेड हो। लेमनेड क्या होता है? लेमनेड कोई चीज़ लेमन से बनी होती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा लेमन इज द नीड ऑफ द आवर। ठीक है, लेमन जो है वो मतलब ज़रूरत है, समय की ज़रूरत है। इन डैश समर, और ख़ास तौर से डैश गर्मी में, चाहे चाट में डालो चाहे लेमनेड में डालो। ठीक है, आज खाने पीने का जिक्र कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो समर कैसी होती है बताओ? समर स्कॉर्चिंग समर होगी कि फ्रीजिंग समर, या एलिविएटिंग समर होगी या बैंगिंग समर होगी? ठीक, पहले समझ लो। स्कॉर्चिंग का मतलब होता है झुलसाना। क्या होता है? झुलसाना, मतलब कहीं निकल जाओ और झुलस जाओ, तो झुलसाने वाली गर्मी। ये तो ठीक लग रहा है, गर्मी झुलसाएगी ही। फ्रीजिंग का मतलब एकदम ठंडा, जमा देने वाला। तो भैया समर जो है ना वो फ्रीजिंग नहीं होगी, तो इनको तो फिर किसी कीमत पे नहीं। एलिविएट मतलब होता है ना कम करना, किसी चीज़ के इफ़ेक्ट को कम करना। तो गर्मी किसी चीज़ के इफ़ेक्ट को कम नहीं करती बल्कि बढ़ा ही देती है, तो ये भी नहीं होगा। और बैंगिंग क्या होता है? तो बैंग मतलब कोई चीज़ जब धड़ाम से करती है ना, तो उसको भी हम लोग बैंगिंग कहते हैं। ठीक है, तो गर्मी बैंगिंग वैंगिंग नहीं होती है। या फिर बैंग एक और भी काम हो सकता है, जैसे दो मतलब किसी के मुंह पे एक घूंसा दे डाला तो वो भी बैंग कहा जाता है, पिटाई के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरह कोई मतलब नहीं है। गर्मी के लिए एक ही सुटेबल वर्ड है, स्कॉर्चिंग। तो लगाओ, आपका आंसर नंबर 1 हो गया। ठीक है, बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिर बताना है। लिखा है द डेट व्हेन बोथ डे एंड नाइट आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। मतलब वो डेट जब डे और नाइट करीब करीब एक बराबर होते हैं। तो ये कौन सा समय होता होगा बताओ? एक समय आता है इसका मार्च में। ठीक, एक समय आता है इसका सितंबर में। ठीक है, सितंबर में आता है। तो बोलो इसको क्या कहते हैं? 21 मार्च 22 मार्च या 21-22 सितंबर होता है, तो उसमें दिन और रात बराबर बराबर होते हैं, तो उसको कहते हैं, पता है? उसको कहते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स, ठीक है, ये हो गया इक्विनॉक्स। ठीक है, अब इसको यहाँ लिखा इक्विलिब्रियम, थोड़ी देर पहले भी आता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन, बैलेंस। दिन रात बराबर होते हैं तो बैलेंस नहीं, एक ये समय पूछ रहे हैं ना, डे मतलब वो डेट जब डे और नाइट एक बराबर होते हैं। यहाँ किसी चीज़ में संतुलन नहीं बनाना है, बल्कि उस डेट को कहते क्या है? उसको इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्वेटर क्या होता है? ये भूमध्य रेखा को कहते हैं इक्वेटर। इक्वाइन का मतलब क्या हुआ? रिलेटेड टू हॉर्स। क्या होता है? रिलेटेड टू हॉर्स होता है। बात समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर हो गया आपका फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्या बताना है आपको? मीनिंग बताना है। किसकी? ईडीएम की बतानी है। ईडीएम क्या है? बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है? हमने पूछा कि लेट क्यों हो गई। अब शुरू कहाँ है? अरे वो हमारी दिल्ली वाली मौसी है ना, वो उनका लड़का जो वहाँ पढ़ता था। अरे यार हम पूछें देर कैसे हो गई? सीधे बताओ, कुछ गाड़ी वाड़ी पंचर हो गई थी, क्या हो गया था? ठीक है, तो ऐसा करके ये लोग क्या करते हैं? सीधे मुद्दे पे ना आकर के इधर उधर की बातें करते हैं, गोल मटोल घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं। ऑप्शन में आ जाओ, कौन सा हो जाएगा? अवॉइड प्रेजिंग समवन, नो। फिर अवॉइड सेइंग व्हाट दे मीन, बिल्कुल नहीं। अवॉइड यूजिंग फाउल वर्ड्स, बिल्कुल नहीं, गाली गलौज नहीं दे रहे हैं। अवॉइड द मेन पॉइंट, हाँ अवॉइड द मेन पॉइंट, मेन पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं। बाय टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट वे, गोल मटोल घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं। तो ये हो गया चौथा वाला। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 से 25 में क्या होता है ये आपको अच्छी तरह से पता है। एक पैराग्राफ दिया होगा, उसमें खाली जगहें होंगी, जैसे ये दिखाई दे रहा है। ठीक,
तो इसमें करना क्या है, देखो एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ में 4-5 जगहों पर ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा इसमें से ढूंढ के आपको लगाना है, इसे कहते हैं क्लोज टेस्ट। ठीक है, तो चलो इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। पहले पढ़ो, लिखा है कि मेमोरी लॉस, मेमोरी लॉस मतलब याददाश्त कम हो जाती है, विद एजिंग, एजिंग मतलब उम्र बढ़ने के साथ, इज डैश अ नेचुरल एंड नॉर्मल डैश। ठीक है, ये बहुत ही नेचुरल और नॉर्मल डैश चीज़ मानी जाती है। ठीक है, तो नेचुरल और नॉर्मल चीज़ होगी, नॉर्मल थिंग सबके साथ होता है, दुनिया भर में होता है, तो नेचुरल और नॉर्मल प्रक्रिया कह सकते हो या कंडीशन कह सकते हो, सिचुएशन कह सकते हो, कुछ ऐसा होगा। आगे लिखा है कि द सिम्टम्स, जो इसके लक्षण होते हैं, रेंज, रेंज मतलब उनका दायरा क्या होगा, फ्रॉम फॉरगेटिंग सिंपल डेली लाइफ एक्टिविटीज, जो सिंपल डेली लाइफ एक्टिविटीज होती हैं यहाँ से शुरू हो करके एंड डैश फेमिलियर टास्क्स। ठीक, तो कुछ फेमिलियर टास्क जो होते हैं उनको भी आदमी भूल जाता है, जैसे कि ड्राइविंग हो गया और बेकिंग हो गया, रोटी रोटी सेकना, ये सब आदमी भूल जाता है। आगे लिखा है कि हाउएवर देयर कैन बी सेवरल अदर फैक्टर्स, इसमें कुछ और फैक्टर भी हो सकते हैं, डैश फॉर इट मतलब इसके लिए कुछ और फैक्टर्स भी क्या हो सकते हैं, जिम्मेदार हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि एंड दीज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये जो मेमोरी लॉस वाला मैटर है ना, वो पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकता है ना, वेरी कर सकता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, कोई कुछ बोला कोई कुछ बोला, ऐसे सब लगा होता है। ठीक है, आगे कहा इन्होंने कि मेमोरी लॉस कैन बी डैश आर टोटल डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ठीक, तो इसमें इन्होंने कहा कि पहले याद देखो, टोटल डिपेंडिंग कह दिया। ठीक, टोटल डिपेंडिंग, अब यहाँ टोटल है तो टोटल का अपोजिट यहाँ हुआ आंशिक या पूर्ण रूप से। ठीक है, यहाँ क्या होगा, मतलब आंशिक रूप से, और यहाँ क्या होगा, पूर्ण रूप से, तो ये लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो एक एक करके हम लोग लगाना शुरू करते हैं। मेमोरी लॉस के बारे में दिया हुआ है, मेमोरी लॉस विद एजिंग, उम्र बढ़ने के साथ, डैश नेचुरल और नॉर्मल प्रक्रिया है। तो एज के साथ अब पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है मेमोरी लॉस वो एक्टिव डूअर नहीं है, उसको हम एक नेचुरल प्रोसेस मानते हैं। तो हम इसके एज के बाद अब क्या लगाना चाहिए हमको, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कंसीडर होगा, डिनाइड होगा, कंसीडर्ड होगा या रिगार्ड होगा, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। तो ये डिनाइड तो हो नहीं सकता क्योंकि इनकार किया नहीं जा रहा है, अगर ये रिगार्डेड होता तो ये हो सकता था, पर अब नहीं हो पाएगा क्योंकि रिगार्ड लिखा हुआ है। अब कंसीडर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये नहीं होगा तो फिर होगा क्या, कंसीडर्ड। हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, रिगार्ड कंसीडर में से कोई भी होता। ठीक है, अब दूसरे वाले पे आ जाओ। ठीक, दूसरे वाले में ये दूसरा वाला फेलर है, इन्होंने कहा कि इसको एक नेचुरल और नॉर्मल क्या माना जाता है, नेचुरल और नॉर्मल ट्रायल है। बताओ मेमोरी लॉस को नेचुरल या नॉर्मल ट्रायल कहोगे कि नेचुरल नॉर्मल टाइप कहोगे, नेचुरल नॉर्मल मेथड होगा या प्रोसेस होगा, तो ये दोनों तो गए काम से। नेचुरल मेथड है, मेथड कोई काम करने के लिए होता है भाई, अगर आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप मेथड लगाते हो। ठीक है, कोई काम कर रहे हो तो उसमें आप मेथड लगाते हो, तो कोई काम करने के लिए मेथड होता है ना। जो हमारी शरीर के साथ जो चीज़ें होती हैं वो मेथड नहीं होती हैं, वो प्रोसेस होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या लगेगा, प्रोसेस लगेगा। ठीक है, थर्ड वाले में आ जाओ, जो थर्ड फिलर है हमारा वो कौन सा हो जाएगा, ये रहा आपका फिलर नंबर थर्ड, यहाँ लगाना है आपको। तो इन्होंने लिखा है कि द सिम्टम्स रेंज फ्रॉम फॉरगेटिंग सिंपल डेली लाइफ एक्टिविटीज़, हम सिंपल डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को फॉरगेट कर देते हैं तो यह फॉरगेटिंग हो जाएगा, तो यहाँ भी वर्ब की एनजी फॉर्म आएगा। देखो यहाँ फॉरगेटिंग है और ये एंड लगा, तो फॉरगेटिंग के बाद दूसरा भी चीज़ क्या होगा, डैश कर देंगे, फेमिलियर टास्क जैसे ड्राइविंग हो गया, बेकिंग हो गया, तो यहाँ भी हम वर्ब की एनजी फॉर्म में ही कुछ लगाएंगे। और चारों ऑप्शन देखो वर्ब की एनजी फॉर्म में दिए हैं, इससे कोई मतलब नहीं बना नहीं काम। तो देख लो यहाँ क्या हो गया, सिंपल डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को हम भूल जाते हैं और फेमिलियर टास्क को हम क्या कर देते हैं, तो प्रॉस्पर मतलब समृद्ध होना, ये तो होगा ही नहीं। ठीक, क्या होगा,
रेक्टिफाइंग, रेक्टिफाइंग मतलब उसमें सुधार करना। शुरुआत में एक वर्ड था, याद करो, शायद पहला क्वेश्चन था रेक्टिफाई, मतलब किसी गलती को, त्रुटि को सुधारना होगा। यहाँ भी दे दिया रेक्टिफाई करना, तो यहाँ संशोधन तो कर नहीं रहे हैं। बुढ़ापे में मेमोरी लॉस होती है तो फेमिलियर टास्क को जैसे ड्राइविंग वगैरह हो जाता है तो उसको हम रेक्टिफाई करेंगे, नहीं रेक्टिफाइंग नहीं कर पाएंगे, एक्नॉलेजिंग होगा या फिर परफॉर्मिंग होगा। तो ये जो फेमिलियर टास्क होते हैं, टास्क को क्या किया जाता है बताओ? अगर लिखा हो टास्क तो टास्क को परफॉर्म ही तो किया जाता है, परफॉर्म योर टास्क ऐसे ही तो बोला जाता है, परफॉर्मिंग हो जाएगा। तो ये चौथा वाला ठीक होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा फिलर नंबर कौन सा हो जाएगा? फिलर नंबर 4 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा फिलर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ लगाना है आपको। तो हमने कहा था ना कि कुछ और भी यहाँ पे कुछ और भी जिम्मेदार फैक्टर्स दिए हुए हैं इस चीज़ के लिए। तो क्या लगेगा? सिग्निफिकेंस फॉर, या कमेंडेबल फॉर, या रिस्पॉन्सिबल फॉर, या एफ्लुएंट फॉर। तो सिग्निफिकेंस पहली बात तो ये नाउन है, ये लगेगा नहीं, ठीक है ना। और कमेंडेबल ये एडजेक्टिव है लेकिन ये प्रशंसनीय होता है, जबकि हमें यहाँ क्या दिखाना है? फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स हैं तो रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिम्मेदार होंगे, तो सी वाला लगाओगे। ये एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? रिच होता है, खाते पीते घर का। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अगले वाले फिलर में, और ये है आज का आखिरी क्वेश्चन और आपके फिलर का आखिरी फिलर, ये क्वेश्चन नंबर 25 और फिलर नंबर 5 यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पहले ही बता दिया था कि मेमोरी लॉस कैन बी, जो मेमोरी लॉस होती है या तो पूरी चली जाए, या आधी चली जाए, या कुछ हिस्सा चला जाए। तो यहाँ पूरी यहाँ पे गई है तो यहाँ क्या होगा? आधी या आंशिक रूप से हो जाएगी। तो पार्शियल ये तो ठीक लग रहा है। कंप्लीट तो जाएगी नहीं क्योंकि यहाँ लिखा है ना टोटल, यहाँ लिख दिया है तो हम फिर कंप्लीट थोड़े ना लिखेंगे, कंप्लीट कंप्लीटली लगेगा नहीं। अच्छा, ये पार्शियली लिखा हुआ है तो पार्शियली या टोटल डिपेंडिंग, पार्शियली या टोटल डिपेंडिंग, तो इसको कैसे ठीक करोगे? पार्शियली होगा टोटल होगा? देखो यहाँ पे लिखा है टोटल, टोटल है तो यहाँ क्या होगा? पार्शियल। अगर यहाँ लिखा होता टोटली तो यहाँ होता पार्शियली। ठीक है ना, तो ये एडजेक्टिव है तो हमको ये भी क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। आर जोड़ के यहाँ एडजेक्टिव, यहाँ एडवर्ब नहीं लगा सकते हो ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ एडजेक्टिव है तो यहाँ भी एडजेक्टिव ही होगा, यहाँ एडवर्ब लगाने की कोई चांस नहीं है। तो हमें क्या लगाना है? फिर पार्शियल ही लगाना है वहाँ पे। ठीक है, तो ये रहे आपके सेट नंबर 7 के 25 क्वेश्चंस। ठीक है, कितने हुए जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो आज का ये सेट आप लोगों को कैसा लगा? आज का डिस्कशन बीच बीच में डिस्टर्ब हुआ तो इधर सब कुछ आ गए सब्जी वब्जी वाले, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने पे कंसंट्रेट करिए। जितनी देर सब्जी वाले रहते हैं उतनी देर में इसको पॉज करके रुका रहता हूँ। ठीक है, कोशिश करूँगा डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, वैसे भी आप अपने मैटर पे कंसंट्रेट करिए। सब्जी वाला अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए, क्या लेना देना किसी के काम से। ठीक है, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा हमको बताइएगा भाई, ज़रूर बताइएगा सेशन कैसा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर करो भाई। ठीक है, तो फिर वेट करो अगले वाले सेशन का, मिलते हैं कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।